नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। तो इस साइंस विज्ञान की श्रृंखला में जो है ये तीसरा वीडियो है और इसके पहले हम लोगों ने जो है 2 वीडियो डिस्कस कर लिए हैं और फिर ये तीसरा वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या होगा, तो पृथ्वी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? मेंटल, कोर, क्रस्ट या ओजोन परत? तो यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है ना। तो ये एक ये परत हो जाएगी, एक ये परत हो जाएगी और एक ये परत हो जाएगी। तो ये जो होती है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या होता है, ये जो सबसे ऊपरी परत होती है ये क्रस्ट हो जाती है, ठीक है ये। और ये वाला मेंटल हो जाएगा और जो सबसे लास्ट का होता है ये कोर हो जाएगा, है ना। तो ये कोर होता है, जो कि कोर बात करें तो ये भी जो है 2 भागों में बटा होता है, 1 2 3। ये अपर क्रस्ट हो जाएगा, ये लोअर क्रस्ट, ये अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल। फिर ये जो है अपर क्रस्ट और ये जो है अंदर का है इनर कोर हो जाएगा। इस प्रकार जो है पृथ्वी के बाहरी सबसे भाग को क्या कहते हैं, तो उसको क्रस्ट कहते हैं, है ना। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। इसमें चारों ऑप्शन की व्याख्या भी दी गई है। तो मेंटल की बात करें तो यह पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे की परत है और यह तरल और ठोस दोनों रूपों में बनी होती है। कैसी? जो मेंटल होता है तरल और ठोस दोनों होता है ना। अगली कोर की बात करें तो यह पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग होता है, जो मुख्य रूप से लोहे और निकेल का बना होता है। अगली बात करें क्रस्ट की, तो यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है, जिसमें महाद्वीप और महासागर स्थित होते हैं, है ना। ओजोन परत की बात करें तो यह पृथ्वी के वायुमंडल का हिस्सा है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें जो होती हैं और उनसे जो है रक्षा प्रदान करता है, तथा पृथ्वी की संरचना का भाग नहीं है ये, चूँकि ये क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल के जो ट्रांजिशन जोन में पाया जाता है ना। तो निचले समताप मंडल और ऊपरी क्षोभ मंडल में जो है पाई जाती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पारिस्थितिकी का आहार श्रृंखला जो है इसका क्या अर्थ है? एक खाद्य ग्रंथि, एक खाद्य जाल, ऊर्जा का प्रवाह का क्रम या पारिस्थितिकी तंत्र? तो आहार श्रृंखला जो होती है ये ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे मान लेते हैं ऊर्जा का प्रवाह, ये घास है, ठीक है, ये घास हो गई, फिर इसके पास यहाँ पे गाय हो गई मान लो, तो ऊर्जा ऐसे चलेगी, है ना। तो ये जो है ये शाकाहारी है तो ये घास को खाएगी, हरी घास को, है ना। और फिर इसके बाद कौन आएगा? मांसाहारी। मान लेते हैं यहाँ पे शेर हो गया, तो शेर को खाएगा। और इसके बाद जो है मान लो यहाँ पे बाज है, जो कि शेर मर जाएगा या डिकम्पोज हो जाएगा तो इसको खा लेगा, है ना। तो ऊर्जा का ऐसे ऐसे जो चरण चलता रहता है, एक क्रम, है ना। ऊर्जा एक प्रवाही होती है। और यहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऊर्जा का क्रम जो होता है प्रवाह एक दिशीय होता है, 2 दिशीय होता है? तो ये जो होता है एक दिशीय होता है, क्योंकि ऊर्जा जो है शाकाहारी से जो है इधर जाएगा और शाकाहारी से मांसाहारी से बाहरी, ना कि इधर से उल्टा। ये उल्टा क्रम वापस नहीं आ सकता ना, इधर से ऊर्जा जा सकती है केवल, है ना। तो इसकी व्याख्या देख सकते हैं यहाँ पे। एक खाद्य ग्रंथि क्या होती है? आहार श्रृंखला खाद्य ग्रंथि नहीं होती, बल्कि यह जीवों के ऊर्जा का प्रवाह का क्रम है ना। उसी प्रकार ये भी जो है दिया गया है यहाँ पे व्याख्या, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो किस हार्मोन्स का मुख्य कार्य रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना है ना। जिसको कहते हैं कभी कभी बीपी को संतुलित करना, नियंत्रित करना, है ना। तो क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो ये तो जो है फीमेल जो है हार्मोन्स होता है। और एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन ये भी हार्मोन्स होते हैं। जो इंसुलिन होता है ये इस चीज़ के लिए जो है उत्तरदायी होता है। व्याख्या देख लेते हैं। एड्रेनालिन जो होता है ये क्या करता है? यह हार्मोन्स तनाव की स्थिति में स्रावित होता है। तो कब स्रावित होता है? तनाव की स्थिति में। लेकिन इसका रक्त शर्करा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इंसुलिन की बात करें तो यह सही उत्तर होगा। यह अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है और रक्त में शर्करा के स्तर को जो है कम करता है। अगला थायरॉक्सिन है, या मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और लेकिन रक्त से संबंधित नहीं है सीधे रूप से। प्रोजेस्टेरॉन या हार्मोन्स प्रजनन के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन रक्त शर्करा पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात करें अगले प्रश्न का। तो पानी का उबालने का तापमान किस पर निर्भर करता है? तापमान जो है किस पर निर्भर करता है? तापमान प्रेशर पर निर्भर करता है ना। दाब पर निर्भर करता है, दबाव। तो देख लेते हैं। पानी का
उबालने का तापमान वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है। उच्च दबाव पर उबलने का तापमान बढ़ता है ना? जो कि यहाँ पे ऑप्शन अन्य भी दिए हैं, ये लोग भी आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किसे परमाणु बम का पिता कहते हैं? परमाणु बम का निर्माण जो है किसने किया था? तो ओपेनहाइमर ने किया था। किसने? ओपेनहाइमर ने। हाल ही में लगभग 2023 में शायद एक मूवी भी बनी है ओपेनहाइमर, है ना? सेम नाम से बनी है ओपेनहाइमर, जिसमें जो है रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किस प्रकार से जो है परमाणु बम का जो है आविष्कार किया था, उससे सारी जानकारी उसकी उसमें दी गई है। और ये एक बहुत ही अच्छी मूवी है और मैं सजेस्ट भी करता हूँ, आप लोगों के पास अगर टाइम हो 1 से 2 घंटे तो इसको देख सकते हैं। व्याख्या दी गई है यहाँ पे। अल्बर्ट आइंस्टीन, एनरिको फर्मी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो इन्होंने थ्योरीज विकसित की थी, लेकिन परमाणु बम का विकास सीधे ये नहीं शामिल थे। और एनरिको फर्मी की बात करें तो इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन बम के नहीं। और रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्हें परमाणु का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट था? मैनहट्टन, इसके तहत बम के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लुई पास्चर जो हैं वो जैविक विज्ञान के प्रसिद्ध थे और परमाणु बम से इनका कोई भी संबंध नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो किस बीमारी के लिए पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है? पोलियो, चेचक, मलेरिया, टिटनेस। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिया है आंसर, बाकी भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न जो है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? रासायनिक प्रक्रियाएं, नाभिकीय संलयन, विद्युत रासायनिक प्रक्रियाएं या मैकेनिकल ऊर्जा। तो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन हो जाता है। बात करें नाभिकीय संलयन में तो क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दो छोटे छोटे हाइड्रोजन मिलकर जो है हीलियम का निर्माण करते हैं और इनके आपस में संलयन के कारण जो है बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा, एनर्जी निकलती है ना? और हाइड्रोजन बम की बात करें तो हाइड्रोजन बम भी जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो यहाँ पे दिए गए हैं व्याख्याएं। रासायनिक प्रक्रिया, सूर्य की ऊर्जा रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से नहीं उत्पन्न होती है, तो इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीरम क्या है? सीरम रक्त का तरल भाग है, रक्त के लाल कण है, रक्त के सफेद कण है, रक्त में पाई जाने वाली वसा है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, रक्त का भाग है सीरम, है ना? देख लेते हैं व्याख्या। रक्त का भाग, सीरम रक्त का वह तरल भाग है जिसमें रक्त के सफेद कण और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं, है ना? अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है परागण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो शामिल होती है? अंडाशय, परागकण, ग्रीवा। तो ये सभी शामिल होते हैं क्योंकि ये सारे जो है पुष्प निर्माण परागण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। बात करें परागण क्या होता है? परागण जो है परागण में जो है निषेचन से पहले की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे परागण कहते हैं, जिसमें क्या होता है परागकण जो होते हैं ना, मान लो कोई पुष्प है, ये पराग पुष्प, तो इसके फूल के परागकण इसी फूल के दूसरे फूल पर, इसी पौधे के या किसी अन्य पौधे के फूल पर परागकण जो है पराग कोश में एकत्रित होते हैं, तभी निषेचन की प्रक्रिया जो है कंप्लीट होती है। तो इसी चरण को क्या कहते हैं? परागण। और परागण की बात करें तो दो प्रकार का होता है, एक तो स्वपरागण होता है, दूसरा होता है परपरागण। अगर बात करें स्वपरागण और परपरागण की, तो अगर मान लो ये फूल है, ये पौधा है जिसमें 5 फूल हैं, है ना? तो अगर इसी पौधे के इसमें में से किसी फूल का परागकण इसी पौधे के किसी अन्य फूल पर या पहुंचता है परागकण, फिर निषेचन होता है, तो इसको कहते हैं स्वपरागण। पर अगर मान लेते हैं इस पौधे का परागकण किसी दूसरे पुष्प में पहुंचता है, तो इसको कहते हैं परपरागण, मतलब दूसरे के द्वारा परागण होना, है ना? तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे व्याख्या दी गई है, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कौन सी कोशिका खुराक में सक्रियता के लिए जिम्मेदार होती है? लसिका कोशिकाएं, मस्तिष्क कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं और रक्त कोशिकाएं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तंत्रिका कोशिकाएं, है ना? देख लेते हैं व्याख्या। तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी जानकारी को संचारित करती हैं और सक्रियता को नियंत्रित करती हैं, है ना? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या हो जाएगा? पशुओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा है। और ये क्वेश्चन जो है पीसीएस के कम से कम
पीसीएस में कम से कम 3 बार, और आरओ एआरओ के साथ अन्य पीसीएस एग्ज़ाम्स में भी जो है 1 से 2 बार आया है, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है तो सब बहुत सारे पेपर्स में जो है ये पूछा जा चुका है। व्याख्या दी गई है जो कि आप लोग पढ़ लेना। बात करता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की। तो किस तत्व का उपयोग बैटरी में किया जाता है? ये तो सबको ही पता होगा, सोना, लिथियम, सिलिकॉन, प्लेटिनम। तो क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा ना। नाम भी सुना होगा, लिथियम आयन जो है लिथियम आयन बैटरी है ना, तो लिथियम का नाम भी सुने होंगे। तो लिथियम बैटरी में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह उच्च ऊर्जा घनत्व और हल्कापन प्रदान करता है ना। लिथियम काफ़ी हल्का होता है और घनत्व इसका जो है बहुत ज़्यादा होता है। सिलिकॉन जो कि एक क्या है, सेमीकंडक्टर है, मतलब अर्धचालक है ना। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है? तो बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखा जाता है ना, प्रोटॉन का प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन का ऋण आयन होता है, प्रोटॉन का जो है धन आयन होता है। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे किसी भी प्रकार का जो है आयन नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, तटस्थ जिसको बोलते हैं, ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका शून्य आवेश हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा भी है, न्यूट्रॉन का आवेश कोई नहीं होता है ना। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो कि इस श्रृंखला का आखिरी क्वेश्चन है। तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को किसने दिया था? इसको कभी कभी प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी दे देता है ना। प्राकृतिक वर्ण, तो ये किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने दिया है ना। तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। इन्होंने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, जो विकास के सिद्धांत को मूल आधार प्रदान करता है ना। तो इस प्रकार इस श्रृंखला का जो है आखिरी क्वेश्चन था, और उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये श्रृंखला अब ऐसे ही चलती रहेगी जब और सारे एग्ज़ाम होते रहेंगे। कौन कौन से एग्ज़ाम, जिसमें अभी आर ओ आर ओ आने वाला है ना। आर ओ आर ओ हो जाएगा। फिर 17 नवंबर की बात करें तो ये हो जाएगा क्या, बिहार पीसीएस, है ना। फिर राजस्थान पीसीएस होने वाला है, और फिर यूपी पीसीएस तो होगा ही, है ना। तो ये सारे एग्ज़ाम्स में जो है ये टेस्ट सीरीज काफ़ी कारगर रहेगी। तो बस यही कहना था, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल और वीडियो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में और नए सब्जेक्ट के साथ।